साथियों नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है उस बेस पे कुछ महत्वपूर्ण और एक्सपेक्टेड साइंस एमसीक्यू की। जी हाँ दोस्तों, ताकि आपको ये पता पड़ पाए जो अभी आपका करंट सिनेरियो में एग्जाम हो रही है उसमें सवाल किस तरह के पूछे जा रहे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग 15 महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे जो आपके आगे आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। ध्यान में रखिएगा, इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछा जा रहा है कि कार्बन का कौन सा गुण उसे इतने अधिक समावयव यानी कि आइसोमर बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन है चतुसंयोजकता, दूसरा है श्रृंखलन, तीसरा है उच्च विद्युतीय ऋणात्मकता और चौथा है कम परमाणु द्रव्यमान। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे कार्बन के बारे में बात करी जा रही है, और जब भी हम कार्बन के बारे में बात करेंगे तो उच्च विद्युतीय ऋणात्मकता और कम परमाणु द्रव्यमान इन सभी से तो कोई लेना देना रहेगा नहीं। टक्कर किसके बीच होगा? चतुसंयोजकता और श्रृंखलन गुण के बीच। सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि कार्बन का कौन सा गुण उसे इतने अधिक समावयव बनाने में सहायता करते हैं। तो मेरे मित्र पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखो कि ये समावयव आइसोमेरिज्म समावयवता होता क्या है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं? सर, एक दूसरे का समावयव कहलाते हैं और ये घटना समावयवता कहलाती है। ध्यान रखना कि अगर हम लोग कहीं पे भी बात करेंगे किसकी समावयवता की, किसकी समावयवता की, आइसोमेरिज्म की, तो आप सभी कहेंगे कि वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिसका जिसका अणुसूत्र समान हो, जिसका अणुसूत्र अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो, किंतु किंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न हो, भौतिक एवं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण भिन्न हो, ठीक है, गुण भिन्न हो, समावयवी कहलाता, समावयवी कहलाता है, समावयवी कहलाता है, ठीक है। तथा तथा ये घटना, तथा ये घटना क्या कहलाती है? याद रखना, समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म कहलाता, समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म कहलाता। मेरे मित्र ये वैसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसके अणुसूत्र में आपको समानता देखने को मिलेगी, लेकिन आप क्या पाएंगे कि संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। और ध्यान देना कि भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। अब आप कहेंगे गुरुजी कैसे? तो मेरे मित्र ध्यान दो कि अगर हम लोग बात करें C2H5OH, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग अल्कोहल पढ़ते हैं। अब ये जो अल्कोहल है इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे कैसे? तो ध्यान देना कि अगर हम इस अल्कोहल को लिखना चाहें तो हम लोग CH3, CH2 और OH, पहला तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे जिसमें ये पता पड़ रहा है कि कार्बन यहाँ पे श्रृंखला में जुड़ रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? याद रखना, एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब मेरे मित्र यही जो आपका CH3CH2OH है, CH3CH2OH है, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो ध्यान दो कि CH3O और फिर CH3। अब मेरे मित्र यहां पे आप देखो कि अणुसूत्र C2H5OH ही है, लेकिन एक बार हमने इसको CH3CH2OH इस तरीके से लिखा, दूसरे बार हम सर इस तरीके से CH3OCH3 लिख रहे हैं। और मेरे मित्र इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो डाइमेथिल ईथर पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? डाइमेथिल ईथर। तो आप सभी ये ध्यान रखो कि ये जो डाइमेथिल ईथर और एथिल अल्कोहल है ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समावयवी है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। मेरे मित्र इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, बात करें C4H10 ब्यूटेन की, तो इसके भी दो समावयवी होते हैं। ब्यूटेन के कितने समावयवी? दो समावयवी। अब इसको लिखोगे कैसे? तो आप सभी ध्यान रखो कि पहले तो हम ब्यूटेन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अब CH3, फिर हम CH2, फिर CH2 और फिर CH3। ये देखो कि 3 2 5 2 7 3 10,
ये आपका हाइड्रोजन का संख्या 10 और कार्बन का संख्या आपका कितना हो गया, आप कहेंगे गुरुजी 4। तो C4H10 हमारा क्या हो गया, तो इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, याद रखना, एन ब्यूटेन पढ़ते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी संरचना में अगर हम परिवर्तन करना चाहें तो आप सभी ध्यान दो कि हम इसको CH3 CH CH3 और फिर यहां पे CH3 लिख दें। आप देखो कि 4 कार्बन हो गए और 3 तिया 9 1 10 हाइड्रोजन, और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, आइसोब्यूटेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आइसोब्यूटेन। तो कई बार आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी हैं, आप कहेंगे 2, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अल्कोहल के कितने समावयवी हैं, आप कहेंगे 2, एथिल अल्कोहल और डायमेथिल ईथर। मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो हम लोग समावयवी लिख रहे हैं एक दूसरे का, उसमें क्या हो रहा है, कार्बन के श्रृंखला में परिवर्तन हो रहा है। और बेसिकली यहाँ पे जो कार्बन का श्रृंखलन गुण वाला नेचर है वो इसको क्या करती है सर, अधिक समावयवन बनाने में सहायता करती है। तो सीधा सा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। श्रृंखलन गुण क्या होता है, तो सर कार्बन का अपने ही परमाणु के साथ जुड़कर जो चैन बनाने की प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं। बात बाकी कार्बन चतुसंयोजिक है, इसीलिए क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है, आप कहते हो 4 होती है। तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका खास ख्याल रखिएगा। बहरहाल अगला सवाल बहुत ही सरल सा है और अनुभार से रिलेटेड सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी भी छात्र को डाउट होगा। ध्यान देना, कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम के 1 परमाणु है और क्लोरीन के 2 परमाणु, कैल्शियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, आप सभी कहेंगे 40। क्लोरीन के 2 परमाणु हैं तो यहाँ पे क्लोरीन का 1 परमाणु का द्रव्यमान 35.5, ये 2 हो जाएगा। तो सर 40 प्लस 71 ये कितना हो जाएगा, 111 यूनिट, 111 यूनिट। तो राइट आंसर आपका सर 111 ग्राम पर मोल। आप इसको 111 यूनिट बोल लो या फिर 111 ग्राम पर मोल बोल लो, दोनों चलेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान रखना यहाँ पे कि ये ग्राम पर मोल, आप सभी कहेंगे कि सर मोलर जब हम लोग मास लेते हैं तब बात करते हैं ग्राम पर मोल की। चलेंगे सर अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि दीर्घकालिक गर्भधारण को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक गर्भधारण को रोकने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए, कंडोम का, ऑरल गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपर टी, गर्भ निरोधक इंजेक्शन, कॉन्ट्रिसेप्टिव इंजेक्शन, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि गर्भधारण को रोकना मतलब क्या हुआ, गर्भ निरोध का तरीका अपनाना, गर्भ निरोध का तरीका अपनाना। अब ये जो कंडोम है ये गर्भ निरोध का कौन सा मेथड है, आप सभी कहेंगे बैरियर मेथड, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, यांत्रिक विधि कहते हैं। और ये लंबे समय तक गर्भधारण को रोकने का तरीका नहीं है और बहुत हद तक ये कंडोम आपको एसटीडी से भी बचाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है। अब ये जो ऑरल गर्भ निरोधक गोलियां होती है जिसको हम लोग कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स भी बोलते हैं, ये भी बहुत लंबे समय तक गर्भधारण को रोकने के लिए कारगर नहीं होती है। इसका प्रभाव सर 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर इस तरह से होता है, यानी कि लंबे समय तक ये भी नहीं चलेगा। अब ये जो कॉपर टी है इसको हम लोग आईयूडी के अंतर्गत रखते हैं मेरे भाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। और ये ऐसा डिवाइस है कॉपर टी जो फीमेल के बॉडी में फिट किया जाता है, यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में फिट किया जाता है। और ये कॉपर टी लंबे समय तक गर्भधारण को रोकने के लिए एक कारगर उपाय होता है। इसमें जो कॉपर मौजूद होता है वो स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता है, इसीलिए जो आपसे पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे सर अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्रिस्टलीय होता है, यानी कि आप कह सकते हो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, रवा के फॉर्म में होता है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी रेत का भी क्रिस्टल होता है, नमक का भी क्रिस्टल होता है, चीनी का भी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों क्रिस्टलीय रूप में होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ, जिसकी एक निश्चित शेप और निश्चित आकृति हो,
मतलब आकार और आकृति क्या हो, निश्चित हो। चीनी को उठा करके देख लो, आप सभी कहेंगे चीनी सर जी क्रिस्टल फॉर्म में होता है। उसी तरीके से कोई बालू का कण होगा, रेत का कण होगा, क्रिस्टल फॉर्म में होगा। फिर अगर हम लोग बात करें सर सॉल्ट की, आप कहेंगे क्रिस्टल फॉर्म में होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है क्रिस्टलीय यानी कि रवाकरण रूप है या रवा का रूप है, आप कहेंगे तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। अच्छा ध्यान देना कि पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या हुआ, हमारे चारों ओर का पर्यावरण। और हमारे चारों ओर में आप क्या कहेंगे सर, हमारे पर्यावरण में चारों ओर में बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सभी हैं। और ये जो प्राकृतिक तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें ये जैविक और अजैविक घटक मिलकर के क्या करते हैं सर, संतुलन बनाते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि पूछ रहा है कि कौन सा पारिस्थितिक पारितंत्र है, तो कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये जो मेरे मित्र आप वन देखते हो, जंगल देखते हो, या फिर कोई तालाब पोखर, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, जो झील वगैरह होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। लेकिन जो हमारे द्वारा खेत तैयार किया जाता है और फिर जो उसमें जीव जंतु रहते हैं, वास करते हैं, हमारे द्वारा जो कृत्रिम कोई तालाब बनाया जाता है, या फिर जो हाइड्रोफोनिक कृषि है मछली पालन टैंक है, ये सब क्या है सर, सर ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, यानी कि ये मानव के द्वारा बनाया गया पारिस्थितिक तंत्र है। जबकि जो वन है यानी कि फॉरेस्ट है, आप कहेंगे सर मानव कभी भी इसको तैयार नहीं कर सकता है, इसीलिए नेचुरल इकोसिस्टम के रूप में हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना इकोसिस्टम के दो पार्ट, इकोसिस्टम के कितने घटक, आप सभी याद रखना इकोसिस्टम के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला कौन सा, तो आप सभी कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा कौन सा, तो आप सभी कहेंगे अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक को चला जैविक घटक बोलते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट को हम लोग आप कहेंगे अजैविक घटक बोलते हैं। चलेंगे सर अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में पीरकनाशी पेस्टिसाइड्स की सांद्रता सबसे अधिक होती है, घास, मेढक, सांप, चील, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र याद रखना कि यहाँ जो पेस्टिसाइड्स की सांद्रता सबसे अधिक है वो किस में देखने को मिलेगा, तो मेरे मित्र इस पेस्टिसाइड्स की सांद्रता सबसे अधिक आपको शीर्ष मांसाहारी जीव में देखने को मिलता है, या आप कह सकते हो कि शीर्ष उपभोक्ता में देखने को मिलता है। आप सबों को मालूम है कि जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है, जो हमारा पोषी स्तर है, उसमें प्रथम स्तर पर कौन आ जाता है, तो आप सभी कहते हैं गुरुजी प्रथम स्तर पर हमारा उत्पादक आ जाता है। दूसरे स्तर पर कौन आ जाता है, तो आप सभी कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर आता है। तीसरे स्तर पर कौन आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाता है। सर चौथे स्तर पर कौन आता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी टर्सरी कंज्यूमर आ जाता है, टर्सरी कंज्यूमर आ जाता है। ये आपका बीच में नहीं होता है टर्सरी कंज्यूमर में। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना, आप सभी ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो जो आपका जीवों की संख्या होती है वो क्या होती है, कमती है। लेकिन जो बायोमैग्निफिकेशन होता है, जो मतलब आप कह सकते हो कि कुछ हार्मफुल मटेरियल होते हैं, वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो बढ़ता जाएगा। तो जो शीर्ष मांसाहारी जंतु होगा उसमें आप क्या पाएंगे, आप सभी कहेंगे कि सर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे या पेस्टिसाइड्स वगैरह होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये जो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ये हार्मफुल रसायन सर कैरी हो रहा है, इसको हम लोग बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन बोलते हैं। और शीर्ष मांसाहारी के रूप में या शीर्ष उपभोक्ता के रूप में आप किसको देखेंगे सर, चील को देखेंगे। इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक दूसरे के पास बैठे दो मित्रों को उनके बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का बल क्यों महसूस नहीं होता है, क्योंकि मनुष्यों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, क्योंकि दूरी अधिक होती है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक प्रभावी होता है। मेरे मित्र याद रखना कि कोई भी दो मासेबल ऑब्जेक्ट है इस दुनिया में, कोई भी वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें द्रव्यमान है, अगर वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा हुआ है तो दोनों के बीच में क्या होगा, आप कहेंगे एक बल एक्सर्ट होगा, जिसकी प्रकृति हमेशा क्या होगी, आकर्षण वाली, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब मेरे मित्र ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है आप सबों को मालूम है कि ये दोनों ही वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है, और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप सभी F इक्वल टू जी m1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर लिखते हो, हाँ या ना बोलो, आप कहेंगे बिल्कुल।
मेरे मित्र याद रखना कि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव आपको कहां देखने को मिलता है, तो जो ज्यादा द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बीच में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि सर किसी सेब को हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है, लेकिन मेरे मित्र आप सभी को मालूम होना चाहिए क्रिया प्रतिक्रिया नियम से जितना बल सेब पे लग रहा है उतना ही बल सेब पृथ्वी पे भी लगा रहा है। तो पृथ्वी का नहीं ऊपर उठता हुआ दिख रहा है, इसीलिए कि पृथ्वी की द्रव्यमान ज्यादा है। तो मेरे मित्र दो व्यक्ति एक जगह पे बैठे हुए हैं और उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं महसूस हो रहा है, वो इसीलिए कि सर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ज्यादा द्रव्यमान वाले वस्तु में प्रभावी रूप से दिखाई पड़ता है, जबकि कम द्रव्यमान वाले वस्तु में क्या होता है सर अप्रभावी रूप से दिखाई पड़ता है। तो जो सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक दूसरे के पास बैठे दो मित्रों को उनके बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का बल क्यों महसूस नहीं होता, इसलिए क्योंकि सर मनुष्यों का द्रव्यमान बहुत कम होता है और जब भी हमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव देखने को मिलेगा तो ये सर बड़े द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। जैसे हम किसी ग्रह की बात करें या पृथ्वी और ग्रह की बात करें तो यहां पे आप पाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल आपको प्रभावी रूप से दिखाई पड़ रहा है। कम द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट में गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव उतना बेहतरीन आपको नहीं दिखेगा जितना कि ज्यादा द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट में देखने को मिलता है। सर फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1 × m2/r²। सर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया, आप सभी याद रखेंगे न्यूटन ने दिया। किसने दिया, न्यूटन ने दिया। ठीक है, चलेंगे सर अगले सवाल की तरफ। देखो उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर को सहारा देना, शरीर की सुरक्षा करना और ढकने का काम करना, संदेशों का संचार करना, शरीर की गति में सहायता करना। मेरे मित्र याद रखो कि यहाँ पे उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू की बात करी जा रही है और एपिथेलियल टिश्यू आपके शरीर का ऐसा उत्तक है जो आपके शरीर को शरीर के आंतरिक अंगों को ढकने का कार्य करता है और साथ ही साथ सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो उपकला उत्तक होते हैं ये सर आपके शरीर को ढकने का कार्य कैसे कर रहा है, तो आप सभी को मालूम है कि आपके पूरे बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गेन है, जो आंतरिक अंग है, वे सब के सब किससे ढका हुआ है, त्वचा से। और त्वचा क्या है, उपकला उत्तक है। तो मेरे मित्र उपकला उत्तक जो है वो क्या करता है, आपके शरीर के आंतरिक अंगों को ढकने और बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए बिना किसी लाग लपेटा के सीधा सा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि शरीर की सुरक्षा करना और ढकने का काम करता है। मेरे मित्र याद रखना कि ये जो उपकला उत्तक होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि सर कुछ उपकला उत्तक को हम लोग एस्ट्रिएटेड उपकला उत्तक, अस्तरित उपकला उत्तक के नाम से जानते हैं, कुछ को हम लोग पक्षमाभी उपकला उत्तक के नाम से जानते हैं, कुछ को हम लोग सल्की उपकला उत्तक के नाम से जानते हैं, कुछ को हम लोग घनाकार उपकला उत्तक के नाम से जानते हैं, कुछ को हम लोग स्तंभाकार उपकला उत्तक के नाम से जानते हैं। ये उपकला उत्तक के अलग अलग प्रकार होते हैं। बेसिकली ये हमारे शरीर को ढकने का तो कार्य करते ही करते हैं, साथ में मेरे मित्र ये क्या करते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये आप कह सकते हो कि जो बहुत सारे अवशोषण और श्रवण वाले जगह है उसका भी निर्माण करते हैं। कई सारे केस में ये ग्रंथि का भी निर्माण करते हैं जिसको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना आप सभी कि संदेश का संचार किसके थ्रू होगा, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी संदेश का संचार तंत्रिका उत्तक के थ्रू होगा। किस रूप में, विद्युत आवेग के रूप में। किस रूप में, विद्युत आवेग के रूप में। शरीर की गति में सहायता कौन सा उत्तक करेगा, मेरे मित्र पेशी उत्तक करेगा। कौन सा उत्तक, पेशी उत्तक करेगा, ये ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल देखो, पूछ रहा है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज 2 वोल्ट हो और धारा 0.2 एम्पियर है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी चूंकि V = IR होता है तो R = V/I हो जाएगा। वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट है और यहाँ पे धारा 0.2 है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 10 एम्पियर हो जाएगा, और सॉरी 10 ओम होगा, चला 10 एम्पियर नहीं होगा, 10 ओम, और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये सीधा सा सवाल था, लेकिन इस टाइप के न्यूमेरिकल देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे मित्र जो न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं वो फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F जो है वो 5 न्यूटन है और वस्तु का विस्थापन 10 मीटर है तो किया गया कार्य, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये लल्लू लाल सा सवाल है और W = Fs हो जाएगा। F हमारा कितना है सर जी, 5 न्यूटन और विस्थापन 10, तो ये क्या हो गया, आप कहेंगे 50 जूल। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि
किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे दी कुछ और होगा लेकिन ये इन्होंने मिस कर दिया तो छोड़ो। कि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। वस्तु विरामावस्था में आ जाएगी, वस्तु की दिशा या गति में परिवर्तन आएगा, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, वस्तु का आकार बदल जाएगा, गति नहीं बदलेगी, क्या होगा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि बल दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल वह बल होता है जो वस्तु में गति का कारण नहीं बनता है। लेकिन मेरे मित्र किसी भी वस्तु में गति का कारण कौन सा बल बनता है, आप कहते हैं असंतुलित बल। अब ये असंतुलित बल अगर किसी वस्तु पर लगाया जाए तो संभव है कि अगर वस्तु विराम में है तो गति में आ जाएगी और गति में है तो विराम में आ जाएगी। अगर वस्तु उत्तर दिशा में चल रही है, आपने बल लगा दिया तो वो दक्षिण दिशा में चली जाएगी, यानी कि उसका दिशा परिवर्तन भी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं आसानी से कि सर किसी वस्तु पर लगा हुआ असंतुलित बल या तो उसके गति में परिवर्तन लाएगा या फिर उस वस्तु के दिशा में परिवर्तन ला देगा, और वस्तु की दिशा या गति में परिवर्तन आएगा, सीधा सा आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कई बार सवाल आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा बल वस्तु के गति का कारण बनता है, तो आप सभी याद रखना असंतुलित बल वस्तु के गति का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, बड़ा ही आप कह सकते हो कॉमन सा सवाल है, करंट अफेयर्स का भी सवाल हो सकता है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा आपका मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जुड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि नहीं ये चीज करना चाहिए आपको। सवाल यह है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरा का यानी कि ई वेस्ट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। याद रखना कि भारत में सबसे ज्यादा जो ई वेस्ट है वो किस राज्य में उत्पादित होता है, महाराष्ट्र में, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन दिए हुए हैं स्टेटमेंट के रूप में और कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उनकी निकटता से मापी जाती है, बिल्कुल सही है मेरे मित्र। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की यहाँ पे चर्चा की जा रही है तो आप सभी कहते हैं कि सर चुंबक के दो पोल होते हैं, चुंबक के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सर नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है और कहां खत्म हो जाती है, सर साउथ पोल पे। और आप सबों को मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की सघनता सबसे ज्यादा कहां होती है, आप कहते हैं ध्रुवों पर। तो जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा की सघनता ज्यादा होती है यानी कि निकटता ज्यादा होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा होती है। चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा होती है, जैसे जैसे ध्रुव से हम दूर जाते जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती चली जाती है। तो मेरे भाई आपसे सवाल ये करा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा की प्रबलता उनके निकट से मापी जाती है, उनकी निकटता से मापी जाती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उनके निकटता से मापी जाती है, यानी कि जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखा घना होगा प्रबलता उतनी ज्यादा होगी, जितना दूर आप कहेंगे प्रबलता उतनी कम होगी। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, इसीलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही सिंपल सा सवाल कि कास्टिक सोडा का प्रयोग निम्न में से किस उद्योग में किया जाता है। कागज उद्योग, उर्वरक उद्योग, साबुन उद्योग, ठीक है, नन ऑफ दिस। और मेरे मित्र मैं इस सवाल का आंसर आप सबों से चाहूंगा, इस सवाल का आंसर आप सबों से चाहूंगा। कई बार मैं एनालिसिस करा चुका हूं और यही पैटर्न है, तो आप सभी बताएंगे कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का प्रयोग कहां किया जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो गई तो क्या कार्य किया गया, कार्य कितना होगा। आप कहेंगे फिर से लल्लू लाल वाला सवाल, 10 न्यूटन बल लगाया जा रहा है और 5 मीटर विस्थापित हो रही है तो 10 × 50 जूल राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर जी W = Fs होता है। तो भाई मेरे अभी जो आपका करंट पैटर्न बन रहा है आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाने का वो यही है। और जिन किसी भी छात्र का आगे के शिफ्ट में पेपर है तो मेरे मित्र जो चैप्टर से सवाल आ रहे हैं उसका खास रिवीजन करना बेहद जरूरी है। और ध्यान रखिएगा कि एनालिसिस आप लगातार देखते रहेंगे ताकि आपको ये पता चलते रहे कि जो सवाल का स्टैंडर्ड है वो क्या है। साथ ही मेरे मित्र अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th की जो ओल्ड एनसीईआरटी की पूरी चैप्टर है उसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में।
इस बैच में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ईवीएस का कंप्लीट लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज डिस्कशन कराएंगे। कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल होगा, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होंगे, साथ ही आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चंस होगा। एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th की जो बुक है उसका पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। और बैच से संबंधित जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।